हेलो। हम्म सो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा एक ऑर्गेनिक का ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं और कुछ कुछ छोटे छोटे आपके डाउट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो ऑर्गेनिक में बच्चे जो है सबसे ज़्यादा घबराते हैं। किससे हम बात करेंगे कि दे अगर वो रिएक्शन वाले पार्ट पे जाते हैं तो वो रिएक्शन का प्रोडक्ट बताने में थोड़ा सा उन्हें कन्फ्यूज़न होती है। देन वो थोड़ा रेजोनेंस में प्रॉब्लम आता है, बच्चों को लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल है। और उसके बाद टॉटोमेरिज्म। तो अगर मैं बात करूं जीओसी में रेजोनेंस, टॉटोमेरिज्म और सम एक्सेप्शनल बिहेवियर, और कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर होते हैं किसमें, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। ज़्यादातर उसी वे में सोचने की कोशिश करते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। लाइक कि हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल जो कंसेप्ट है वैसे नहीं सोच रहे हैं, जैसे एक्सेप्शन क्वेश्चन है वैसे सोच रहे हैं। तो प्लीज अपना वो थिंकिंग क्राइटेरिया चेंज नहीं करना है कि मेरे को एक्सेप्शनल क्वेश्चन वे में सोचना है और आज पेपर में मैं कुछ एक्सेप्शनल ही सोचूंगा। ऑलवेज थिंक अबाउट कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ऑर्गेनिक जब भी पढ़ें एक जनरल कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ें, और जो एक्सेप्शंस हैं उनको लास्ट में पढ़ें। और यू कैन इग्नोर आल्सो बिकॉज एक्सेप्शंस बहुत ही कम आते हैं, और जो एक्सेप्शंस ज़्यादा आते हैं वो लर्न करना बहुत मुश्किल होता भी नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आपको पूरी ऑर्गेनिक अगर प्रिपेयर करनी है तो ये कैसे प्रिपेयर करोगे। अब जब आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ लिया है हमने, 12th में भी पढ़ लिया है, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। अब उसके बाद दोबारा से जब भी हम पढ़ने की सोचते हैं, हम सोचते हैं बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, मतलब पहली लाइन से पढ़ना है। तो वो पहली लाइन से पढ़ना जो है बहुत कंक्रीट नहीं हो पाता। तो अब मुझे ऐसे पढ़ना है जिससे मार्क्स अच्छे आए। यू कैन से 80-20 प्रिंसिपल, मतलब 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट आए। तो मैं आपको बोलूँगा, आप जब भी ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू करें तो कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉलो करें। इस पैटर्न का क्या बेनिफिट होगा कि जब आप बाद में जैसे जैसे चीज़ें करेंगे ना, आपको ये फील आएगा ये तो रिवाइज हो रहा है, ये तो रिवाइज हो रहा है। तो इट्स लाइक कि हमने शुरू से एंड तक ऐसा लगेगा कि जस्ट रिवीजन हो रही है। तो हमेशा इस तरीके से क्लास में, और मेजर पार्ट भी वहीं से आया है, आप चेक करेंगे अपने एग्जाम्स में तो वहीं से आया है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ सबसे पहले डे 1 पे आप क्या डिस्कस करेंगे, तो आप सारे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ऑल रिएक्शन मैकेनिज्म, इनको स्टडी करिए। जब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी हो गया तो मैं आपको बोलूंगा टॉप 10 नेम रिएक्शंस। जो नेम रिएक्शंस सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, आप उन्हें स्टडी करिए। अब नेम रिएक्शंस पढ़ लिया है हमने, फिर हमने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिया है। इसके बाद हम बोलेंगे कि अब क्या पढ़ना चाहिए, तो यू कैन से आप बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ सकते हैं, और यू कैन से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, जो बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो, मतलब पूरी बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन पढ़ने के लिए मैं बहुत स्ट्रेस इसलिए देता हूँ क्योंकि एग्जाम में वो बहुत पूछा जाता है। और बेंजीन में एक अच्छी बात है कि उसके रिएजेंट आपने एक बार याद कर लिए तो उसके बाद बेंजीन पे कुछ भी लग जाए, OH लग के चाहे वो फिनॉल बन जाए, NH2 लग के चाहे एनिलीन बन जाए, बेंजल्डिहाइड बन जाए, एनिसोल बन जाए, कुछ भी बन जाए, इन दैट केस वो हमेशा क्या होने वाला है, सेम प्रोडक्ट देने वाला। तो मतलब एक रिएजेंट याद कर लिए, काम खत्म। पूरी ऑर्गेनिक में बेंजीन जहां लग जाए उसी रिएजेंट से काम हो जाएगा। हेलोजनेशन का सेम रिएजेंट होगा, सल्फोनेशन का सेम रिएजेंट होगा, नाइट्रेशन का सेम रिएजेंट होगा, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई भी ग्रुप हो, सेम रिएजेंट होगा। ज्यादा ज्यादा ये होगा कि रिएक्शन नहीं होगी बट रिएजेंट इज ऑलवेज सेम। देन उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं, उसके बाद आइसोमेरिज्म का डिस्कशन करिए, आइसोमेरिज्म स्टडी करिए, और उसके मेजर पार्ट्स पे आपको एम्फेसिस करना है। देन अब अब हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम जब इतनी चीजें फंडामेंटल अपना प्रिपेयर कर चुके हैं तो हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज कैसे हो रहा है, कौन से रिएजेंट से चेंज हो रहा है। तो वी ऑब्जर्व फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन। इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग में देखिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग में पहले 4 स्टेप से आ ही चुका है, यहां से आप थोड़ा और रिलेट कर पाएंगे कि ये रिएक्शन से क्या होता है, इससे क्या होता है।
अब जब आप फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशंस का डिस्कशन कर चुके हैं तो अब आपके लिए किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना थोड़ा सा इजी होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अब आप क्या स्टडी करेंगे, तो यू कैन स्टडी रिएजेंट्स एंड देयर एक्शन। रिएजेंट और उसके एक्शंस को भी हम स्टडी करेंगे। तो इन दिस फॉर्मेट हम चीजें करने वाले हैं। तो अब मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को समराइज करवाता हूँ, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म को समराइज करने से पहले मैं आपसे एक और बात बोलने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक में कुछ 2-3 चीजें हैं जो थ्रू आउट द ऑर्गेनिक यूज होती हैं, तो उसको हम समझ लें। जैसे ऑर्गेनिक में पहली चीज कि हमेशा क्या याद रखना है, ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब एवरीथिंग इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नेगेटिव है, जहां इलेक्ट्रॉन कम है वो पॉजिटिव है, जाता इलेक्ट्रॉन ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सोडियम, ये जो सोडियम है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल। लेकिन जब ये Na+ बना रहा है तो अब क्या कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। कौन गया, इलेक्ट्रॉन गया। तो गया कौन, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी। सेम वे क्लोरीन है, क्लोरीन अभी न्यूट्रल है, क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये क्या बना रहा है, Cl नेगेटिव। क्या बना रहा है, Cl नेगेटिव। और मैं धीरे बोल रहा हूँ बहुत, और मैं इसलिए बिकॉज अगर किसी बच्चे को मतलब लग रहा है कि सर स्लो बोल रहे हैं तो 2x कर ले, 1.5x कर ले। बट अगर कोई बच्चा नहीं चाहता है कि मैं आराम से ही समझूंगा, धीरे धीरे बोलें सर, डिटेल में एक बात समझाएं, तो मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो अब आपको ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है, कोई नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से है, कोई पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से है। और केमिस्ट्री बताती है कि इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर इन फ्रैक्शंस आल्सो। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फिजिक्स बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पूरा ही ट्रांसफर होगा, बट केमिस्ट्री में फ्रैक्शन में भी होता है। कैसे, आप सभी ने ये एग्जांपल देखा होगा, HCl। ठीक है, HCl एग्जांपल है। अब क्लोरीन क्या कर रहा है, पहले हिसाब से तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए थे, लेकिन क्लोरीन क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है। पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है, थोड़ा सा, जिसकी वजह से क्लोरीन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज हो गया, और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इन शॉर्ट मैं आपसे बोलता हूं कि ऐसे याद रखिए, सब नेगेटिव है इन केमिस्ट्री या फिजिक्स ऑल्सो, सब नेगेटिव है। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नेगेटिव है, जहां इलेक्ट्रॉन कम है वो पॉजिटिव है। फ्रैक्शन में गया तो पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव। अब ये अपने को समझ आ गया, ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना है, एरो। ये जो एरो बनता है, ये एरो हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। ध्यान रखना, दिस एरो ऑलवेज रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रूल थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चेंज नहीं होने वाला है। मतलब रेजोनेंस हो तब भी एरो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है तब भी एरो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म है तो भी एरो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। इससे बिल्कुल भी मिसइंटरप्रेट मत करना कि एरो अटैक ऑफ रिएजेंट दिखाता है, नहीं, हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, चाहे वो मैकेनिज्म ही क्यों ना। तो ये रूल भी कभी बदलने वाला नहीं है। ये कुछ छोटे छोटे फंडामेंटल है जिसे पता होते ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए आसान हो जाती है। देन सेकेंड रूल, सेकेंड फंडामेंटल रूल जो आपको समझना है, इसको भी अगर आप समझ गए तो केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो जाएगी। तो सेकेंड फंडामेंटल रूल क्या है, ऑल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर एसिड बेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी रिएक्शन एसिड बेस, या
आप ये भी कह सकते हो ऑल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, मींस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर रहा है या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है, यही चल रहा है। तो ऑल रिएक्शंस, समझने वाली बात है, आर रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शन किसके बीच में होती है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है हमें, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो इसके लिए हम बोलते हैं एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल। मींस न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी, जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, तो यू कैन से इलेक्ट्रोफाइल इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं, अगर आपने मेरा रूल नंबर 1 ध्यान से समझा है, तो मैं आपसे पूछता हूं व्हाट डज पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज नेगेटिव स्टैंड्स फॉर। पॉजिटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव क्या बता रहा है, ये आप बताइए मुझे। तो अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होता है वो नेगेटिव होता है, जहां कम होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो रूल नंबर 1 समझ आते ही रूल नंबर 2 में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं हो गई। मतलब हम बहुत आसानी से नहीं समझ गए कि प्लस देखते ही मैं समझ जाऊंगा यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, माइनस देखते ही मैं यहाँ समझ जाऊंगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है। मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। अनदर वे ऑफ सेइंग व्हाट, अनदर वे ऑफ सेइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। देन न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव केमिस्ट्री में किसी को नेगेटिव कहने का क्या मतलब है, अनदर वे ऑफ सेइंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। नाउ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो क्या होगा, लुईस एसिड, इट इज द डेफिनेशन ऑफ लुईस एसिड आल्सो। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो क्या होगा, लुईस बेस। तो एक स्टेटमेंट है ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। तो देखिए इसी से एक सीक्वेंस बनता जा रहा है, इसी से हमने एक और सीक्वेंस बनाया कि जैसे मैंने बोला ना ऑल रिएक्शंस आर बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, all electrophiles are Lewis acid, all nucleophiles are Lewis base। तो सेम इसी रिएक्शन को हम, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी कह सकते हैं all reactions in organic chemistry are acid base reactions। क्या होंगे ये, एसिड बेस रिएक्शंस होंगे। ये छोटे छोटे फंडामेंटल आप समझ लोगे ना तो केमिस्ट्री में क्या होगा कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना कि रिएजेंट का क्या है। जैसे ज्यादातर बच्चे होते सर हमें ये नहीं समझ आता ये रिएजेंट किस पे अटैक करेगा, इसको कहाँ यूज करना है, तो इससे अंडरस्टूड हो जाएगा। तो जैसे ही हम ये पढ़ते हैं दुनिया में सारी रिएक्शन एसिड बेस है, या तो तुरंत हमारे दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनना चालू हो गया है। अब वो फ्रेमवर्क क्या बनना चालू हो गया है, वो ये बनना चालू हो गया है कि अब हमारे दिमाग में ये हो गया है कि किसी भी रिएजेंट को देखते ही मुझे उसे तुरंत 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है। किसी भी रिएजेंट को देखते ही आपके माइंड में क्या हो गया, माइंड मैप क्रिएट हो गया है कि अगर आप किसी भी रिएजेंट को देखेंगे, व्हाट इज रिएजेंट, रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट, जो किस पे अटैक करता है, सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। तो व्हाट इज रिएजेंट विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट, तो रिएजेंट तुरंत आपके दिमाग में हो गए कि भाई मैं जब भी देखूंगा किसी स्पीशी को या तो कोशिश आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि वो इलेक्ट्रोफाइल हो, या ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि वो न्यूक्लियोफाइल हो, या ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि वो एसिड है या बेस। हालांकि एसिड एंड बेस भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, बट स्टिल ये रिएजेंट्स को क्लासिफाई।
जैसे ही मैं बात बोल रहा हूँ कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर रिएक्शन में कौन किस पे अटैक कर रहा है ये बताना बहुत मुश्किल है। तो रिएजेंट कौन है, सबस्ट्रेट कौन है, इसे भी बताना मुश्किल है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही सोचा आपने। तो बिल्कुल सही, जब रिएक्शन में A प्लस बी गिव्स यू C, तो A B पे अटैक कर रहा है या C पे। A प्लस बी गिव्स यू C। अब यहाँ ये बताना कि A B पे अटैक कर रहा है या B A पे अटैक कर रहा है बहुत ही मुश्किल है। तो इसका एक सॉल्यूशन है अपने पास। इसका ये सॉल्यूशन है कि जनरली सबस्ट्रेट वो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन होता है और रिएजेंट वो होता है जिसमें कार्बन नहीं होता। लेकिन अगर सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों में कार्बन हो तो हम किसी को भी सबस्ट्रेट कह सकते हैं और किसी को भी रिएजेंट कह सकते हैं। बट अदरवाइज हमसे कोई बोले व्हाट इज सबस्ट्रेट, तो इफ स्पीशी हैज कार्बन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कोई भी हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोई भी हाइड्रोजन और कार्बन वाला कंपाउंड है तो वो सबस्ट्रेट है। और उसके अलावा एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं है, तो वो रिएजेंट है। बट अगर कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट में भी कार्बन है, रिएजेंट में भी कार्बन है, मैं एक एग्जांपल भी लिख देता हूं उसका, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन्स सिंथेसिस, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, CH3 CH2Cl प्लस CH3O माइनस Na प्लस हीट। इस रिएक्शन में दोनों स्पीशी के पास, इधर भी और इधर भी, दोनों स्पीशी के पास क्या है, कार्बन। तो आप किसी को भी सबस्ट्रेट बोल सकते हैं और किसी को भी रिएजेंट बोल सकते हैं। जो सबस्ट्रेट है वही रिएजेंट है, जो रिएजेंट है वही सबस्ट्रेट है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। बट लेकिन अगर रिएजेंट HBr है, HCl है, H2SO4 है, तो इन दैट केस वो रिएजेंट है। और अगर आपके पास CH3MgBr ऐसा कुछ है तो वो सबस्ट्रेट है। तो अगर कार्बन है तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट में कार्बन नहीं है तो वो रिएजेंट। लेकिन अगर दोनों में कार्बन है तो कोई भी सबस्ट्रेट कोई भी रिएजेंट। तो हमारे पास एक और चीज आ गई यहाँ पे। अब धीरे धीरे इसको डेवलपमेंट को और इंक्रीज करते हैं। अब इस डेवलपमेंट को कैसे इंक्रीज करेंगे कि अब हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है। व्हाट इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, तो ये भी याद करना है, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। तो N से नेगेटिव, N से न्यूक्लियोफाइल, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बताइए सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो यू कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन। मैं जैसे ही बच्चों को ये बात बताता हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन है, वो तुरंत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। अब सर हमसे पूछें स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, हम बता देंगे। तो मैं जैसे ही बच्चों से पूछता हूँ व्हाट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, तो तुरंत सभी बता देते हैं कि दिस इज प्रोटॉन। तो आप देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम केसेस H+ जहां दिख जाता है सीधे अटैक, सोचेगा ही नहीं वो। फिर अब यहाँ पे फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब जैसे ही ये बात बोलूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तुरंत बच्चों के दिमाग में आएगा सर ने थोड़ी देर पहले बोला है न्यूक्लियोफाइल्स बेस होते हैं, लुईस बेस, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। नो, वाई, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जनरली वो इलेक्ट्रॉन को जो, मतलब अगर मैं बेस और इलेक्ट्रॉन उसमें फर्क बताऊं न्यूक्लियोफाइल में, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है और बेस H+ पे, यानी कि हाइड्रोजन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, और जो बेस होगा वो H को ले जाएगा। तो ड्यू टू दिस डिफरेंस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज H-, AIR1। फर्स्ट रैंकर टॉप रैंकर है H-।
देन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होगा, तो वी कैन से अगेन जो इलेक्ट्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये समझते हैं कि जो H प्लस है दिस इज चार्ज्ड स्पीशी में न्यूट्रल स्पीशी। जब भी हम एसिड बेस की बात करते हैं तो जनरली न्यूट्रल और मैन मेड इसकी नहीं बात करते, नेचुरल सिंथेटिकली नहीं, जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स है उसी में। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज HClO4। यहाँ मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी लिखवा रहा हूँ HI, बिकॉज ये थोड़ी लड़ाई चलती रहती है। कुछ बुक्स में HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड लिखा होता है, कुछ बुक्स में HI लिखा होता है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी HClO4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज HI, AiR2 एंड दिस इज AiR1। HClO4 का नाम भी लिख लेते हैं, HClO4 का नाम हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। तो अब देखिए एक बार मैं आपको फिर समराइज करवा देता हूं कि हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक का जब पूरा ओवरऑल ओवरव्यू शुरू किया तो हमने बोला कि ऑर्गेनिक में हमेशा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नेगेटिव है, जहां इलेक्ट्रॉन कम है वो पॉजिटिव है। एरो हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है, तो जो नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल है, जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल है। यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो न्यूक्लियोफाइल है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, बाय डेफिनेशन न्यूक्लियोफाइल्स आर एन से, कंफ्यूजन ना हो ऐसे याद रख सकते हैं, एन से नेगेटिव एन से न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स आर बेस। तो फिर हमने यहाँ से समझ आया कि पूरी रिएक्शन में यही हो रहा होता है, या तो जो अटैक कर रहा होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, या जो अटैक कर रहा होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो वी कैन से पूरी ऑर्गेनिक में ऑल रिएक्शंस आर ईदर इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग ओवर न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग ओवर इलेक्ट्रोफाइल। मींस सबस्ट्रेट और रिएजेंट में अटैक हो रहा होता है, बट एरो हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। तो वी कैन से ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस और ऑल रिएक्शंस आर बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल। जब ये चीजें आपको धीरे धीरे याद होती हैं तो आपको फिर समझना है सभी कंपाउंड को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की टर्म में। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, व्हाट इज दिस, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड में जिसे ये डोनेट कर सकता है, तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। हमेशा ये नहीं देखना है कि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव होगा, कुछ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। मतलब ऐसे स्पीशीज जिन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है डोनेशन के लिए लेकिन उन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, मींस न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे अगर हम बात करें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH में तो व्हाट वी कैन से, इधर भी पाई बॉन्ड है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। मतलब अब धीरे धीरे दिमाग में ये आ गया कि जहां भी पाई बॉन्ड होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। सेम वे अगर हम बात करें बेंजीन, यहां भी पाई बॉन्ड है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल। अब जो मैंने आपको बताया उसी बिहाफ पे आप सोचो तो आप इजीली, अब बहुत आसानी से बता दोगे कि इस न्यूक्लियोफाइल पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी दिख जाएं वो सब इससे रिएक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूं HX, HX इज अ एसिड, इट X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, F भी हो सकता है वैसे। अब जो एसिड है वो ब्रेक होगा H पॉजिटिव और X नेगेटिव में। इस पे, इन तीनों पे सबसे पहले कौन अटैक करेगा, H प्लस। सबसे पहले कौन अटैक करेगा, H प्लस। तो सबसे पहले जैसे ही H प्लस, तो अब आप देखो आपको ये डाउट होता है ना कि रिएजेंट देख के समझ नहीं आता कौन किस पे अटैक करे, तो अब आपको ये दिख गया ना। अब ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो HX है वो एसिड है तो वो ब्रेक हुआ H प्लस और X माइनस में। H प्लस बीइंग अ स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल तीनों में से किसी पे भी अटैक कर सकता है। तो आइडिया लग गया। ऐसे ही अगर लिखा हो Cl प्लस तो वो इस पे अटैक करेगा। अगर अब कई बार Cl प्लस कैसे लिखा होता है, इन फॉर्म ऑफ HOCl,
OH पे नेगेटिव और Cl पे पॉजिटिव। सेम वे लिखा है Br प्लस, तो Br प्लस कैसे लिखा होता है? इन फॉर्म ऑफ HOBr, यानी Br प्लस OH नेगेटिव। और कैसे लिखा होता है? NOCl, टिल्डन्स रिएजेंट कहते हैं इसे, NOCl। तो NOCl इज टिल्डन्स रिएजेंट। ये कैसे ब्रेक होगा? NO प्लस Cl माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल पे कौन अटैक करेगा पहले? इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। न्यूट्रल स्पीशी है, कुछ भी अटैक करेगा तो चार्ज स्पीशी में कन्वर्ट होगा, यानी स्टेबल से अनस्टेबल बनेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक न्यूट्रल स्पीशी है, उस पे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, और अब वो क्या बन रहा है? चार्ज्ड स्पीशी। अब वो क्या बन रहा है? चार्ज्ड स्पीशी। वी नो दैट, ध्यान से सुनना, हमें ये बात पता है कि न्यूट्रल स्पीशी इज ऑलवेज स्टेबल एंड चार्ज स्पीशी इज ऑलवेज अनस्टेबल। ये तो पता ही है। इन तभी तो इंटरमीडिएट्स बोलते हैं और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, दे आर हाईली अनस्टेबल। और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से, तो क्या सोच के बताओ, क्या ये इसमें जाएगा? बताओ जाएगा नहीं जाएगा? तो ये इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अनस्टेबल हो रहा है। कोई भी चीज अनस्टेबिलिटी गेन नहीं करना चाहती, दैट्स व्हाई। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं नहीं, हम आपको इतनी एनर्जी दे रहे हैं, इतना आपको रिएजेंट दे रहे हैं कि आपको कन्वर्ट होना ही है, तो दैट विल वेरी स्लो स्टेप। क्या होगा ये? स्लो स्टेप। तो जनरली फर्स्ट स्टेप में ऐसा होता है, ध्यान सुनना मेरी बात, जनरली फर्स्ट स्टेप में ऐसा होता है कि एक न्यूट्रल स्पीशी चार्ज में चेंज हो रहा होता है। दैट्स वाई ऑलवेज, मतलब 9, क्योंकि केमिस्ट्री है तो जनरली वर्ड यूज करना होता है, बिकॉज एक्सेप्शंस हो ही जाते हैं। तो ऑलवेज 90 to 95% रिएक्शन में पहला स्टेप ही स्लो स्टेप होता है, एंड स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जो स्लो स्टेप है वो क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, राइट? नाउ ठीक है सब। तो वीगन से क्या शो कर रहे हैं? तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे कि अब यहाँ पे ये इस पे अटैक करेगा। अब मैं एरो कैसे बनाऊंगा? इस तरीके से, बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देगा किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। तो न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दिया, एंड दिस स्टेप इज स्लो, एंड स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होगा वो क्या होगा? हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब ये H फर्स्ट कार्बन पे भी अटैच हो सकता है और सेकंड पे भी, किसी पे भी अटैच हो सकता है, फर्स्ट पे भी एज वेल एज सेकंड पे भी। अगर ये फर्स्ट पे अटैक होगा, फर्स्ट पे अटैच होगा, अगर ये फर्स्ट पे अटैच हो रहा है तो बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और अगर ये अटैच होगा किस पे? सेकंड पे, तो क्या बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। नाउ विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है? तो यू नो दैट सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। अब जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा, वही हमारा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। तो यू कैन से सेकेंड स्टेप में, अब क्योंकि अब देखो, अब रिएक्शन रिवर्स हो गई है। रिएक्शन रिवर्स नहीं हुई है, रिएक्शन को जो होने का तरीका था वो उल्टा हो गया। कैसे? सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ध्यान से सुनना, सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल है और रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है। अब जो सबस्ट्रेट था वो किस में चेंज हो गया? इलेक्ट्रोफाइल में।
जो न्यूट्रल सबस्ट्रेट था, जो न्यूक्लियोफाइल था, वो किस में चेंज हो गया? इलेक्ट्रोफाइल में। प्लस अनस्टेबल हो गया क्योंकि चार्ज आ गया इस पे। अब इस पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। अब एरो देखना ध्यान से देखना, मैं एरो कैसे बना रहा हूं। ये नेगेटिव गया पॉजिटिव पे, राइट? तो क्यों मैंने ऐसे बनाया? बिकॉज एरो ऑलवेज रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या कह सकते हो? CH3 CH CH3 Cl. This is your major product because this carbocation is major. Why this carbocation is major? Because it is more stable. So this is two-step reaction. This is step 1. This is step 2. तो अब मैं इस रिएक्शन को कंप्लीटली ऊपर लिख देता हूं। वेरी कॉमन रिएक्शन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 plus HCl. It gives major product CH3CHCl CH3. This mechanism is called as electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction. इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। शॉर्ट में हम इसको लिख देंगे EAR, राइट? बस अब मतलब फंडामेंटल आप सीख गए हो। मैं आपको बोलूंगा ऑलमोस्ट आप फंडामेंटल सीख चुके हैं, और फंडामेंटल सीखने की वजह से अब बस ऑब्वियसली कुछ चीजें यहाँ पे आपको मेमोराइज करनी। जैसे क्या क्या मेमोराइज करना है, यानी थिंग्स टू रिमेंबर। ठीक है, क्या क्या चीजें याद करोगे? फर्स्ट थिंग आप क्या याद रखोगे? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है वो क्या है? हमारा फर्स्ट स्टेप है। एज वेल एज साथ में और क्या है ये? और एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकेंड थिंग क्या याद रखनी है? मेजर प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। मेजर प्रोडक्ट is according to stability of कार्बोकैटायन। जो मेजर प्रोडक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग, राइट? थर्ड पॉइंट, कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकैटायन बन रहा है तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट। तो यहां पर ये भी समझना है कि रीअरेंजमेंट कब होता है। तो 80% केसेस में रीअरेंजमेंट कब होता है? व्हेन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। जब इंटरमीडिएट क्या होगा? कार्बोकैटायन होगा। व्हेन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। अब यहां पे हम चाहते हैं कि आप रीअरेंजमेंट से रिलेटेड चीजें भी याद रखें। ठीक है, रीअरेंजमेंट से चीजें जैसे फर्स्ट थिंग, रीअरेंजमेंट विल बी ऑलवेज 1-2। रीअरेंजमेंट हमेशा क्या होगा? 1-2 होगा, मतलब एडजेसेंट, साथ साथ होगा। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? रीअरेंजमेंट क्या ना कर n टाइम्स, मतलब रीअरेंजमेंट तब तक होता रहेगा जब तक वो स्पीशी बहुत स्टेबल ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें तो व्हाट वी कैन से, हम ये कह सकते हैं वी हैव अ कंपाउंड CH3CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे हमने ऐड किया HBr। एज यूजुअल आप समझ गए हो, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। तो इस पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि काफी बच्चों को ये भी डाउट आता है कि सर यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल भी है न्यूक्लियोफाइल भी, अटैक कौन करेगा? तो ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल।
फिर हो सकता है आपको ये भी डाउट आए कि सर माइनस क्यों नहीं अटैक कर रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या होगा यहाँ पे, आप क्या कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी H+, और H+ AIR1 है, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान रखना, यानी कि इजीली अटैक करने वाला है वो। अब मतलब कोई न्यूट्रल है तब भी अटैक कर देगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे भी अटैक कर देगा क्योंकि AIR1 है, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जैसे ही अटैक करेगा आप डायरेक्टली मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लो। मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं इस टाइम कि इस बॉन्ड को आप दो तरफ तोड़ोगे, ठीक है, या तो इधर प्लस बनाओगे इधर माइनस बनाओगे, ठीक है, या फिर इसमें रिवर्स करोगे, इधर माइनस बनाओगे और इधर प्लस बनाओगे। फिर आप सोचोगे व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बोकेटाइन हियर, कार्बोकेटाइन का नेचर क्या है। अब आपको पता ही है कि ये कार्बन से जुड़ा है, ये भी और ये भी, तो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड दिस इज प्राइमरी। विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, हाँ ये देखो CH2 है तो इधर ये CH3 हो जाए। बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियस है सेकेंडरी। तो जैसे ही अटैक होगा आप डायरेक्टली क्या बनाएंगे, आप डायरेक्टली बना दीजिए CH3 CH CH3 CH+ CH3। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया है तो ये सोचेगा, क्या करेगा, ये सोचेगा, क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि मैं और स्टेबल कैसे हो सकता हूं। तो और स्टेबल, क्या मैं सेकेंडरी से टर्शियरी हो सकता हूं, या सेकेंडरी से एलाइल हो सकता हूं, बेंजाइल हो सकता हूं। अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं अपने आप को रीअरेंज कर लूंगा, लेकिन ऐसा मेरे आसपास ही होना चाहिए, एडजेसेंट ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑल्टरनेट हो या अपोजिट हो, नहीं। रीअरेंजमेंट इज ऑलवेज 1-2, रीअरेंजमेंट हमेशा क्या होता है 1-2। तो अब क्या हुआ, तो ये सोचेगा कि क्या ऐसा हो सकता है, राइट। तो इस सोचने के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऐसे बनाना चाहिए, ये हाइड्रोजन अगर इधर चला जाए हाइड्राइड शिफ्ट तो रीअरेंजमेंट हो तो स्टेबल हो जाएगा, हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी सोचना है क्या ये इसके एडजेसेंट है, यस, ये इसके एडजेसेंट है। तो दिस इज कॉल्ड एज 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये H-, मैं इसीलिए लिखता हूं साथ में, H- शिफ्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन लेके H गया है और जहां से शिफ्टिंग होगी वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, याद रखना, जहां से शिफ्टिंग होगी वहां पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सेकंड नंबर पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्योंकि कई बार हम इस माइग्रेशन या रीअरेंजमेंट में भी गलती करते हैं। तो अब आप देखिए CH3C CH3 CH2 CH3, इधर क्या आ गया, प्लस, क्या आ गया इधर, प्लस आ गया। अब क्यों हुआ रीअरेंजमेंट, क्योंकि एडजेसेंट था, 1-2 था, अगर 1-2 नहीं होता तो नहीं बंद होता रीअरेंजमेंट, ध्यान रखना। मैं अभी अगला एक एग्जांपल और ले लूंगा। अब ये कार्बोकेटाइन और ज्यादा स्टेबल हो सकता है क्या, नहीं। तो बस अब अगले स्टेप में क्या होगा, तो यू कैन से इन योर नेक्स्ट स्टेप, इसे ही बना देते हैं CH3C CH3। अब अगला स्टेप बहुत फास्ट होगा, कोई बताएगा क्यों, अगला स्टेप फास्ट क्यों होगा, कोई बता सकता है। जैसे ये स्टेप तो बहुत ही स्लो था, ये बहुत फास्ट क्यों होगा, क्योंकि ये खुद न्यूट्रल नहीं है, ये चार्ज्ड स्पीशी है, हाईली अनस्टेबल, और अब इस पे अटैक करेगा Br- विच इज अगेन अनस्टेबल, और जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा,
एक न्यूट्रल स्पीशी विच इज वेरी स्टेबल। देखिए, न्यूट्रल से चार्ज बन रहा था, यानी कि अनस्टेबल हो रहा था, तो नहीं होना चाहेगा। दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज स्लो। चार्ज से दो चार्ज स्पीशी, इट इज इलेक्ट्रोफाइल, इट इज न्यूक्लियोफाइल। में ध्यान रखना, बार बार ये बात बोल रहा हूं, यहां भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन थी, यहां भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन है। और एरो ऑलवेज रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियोफाइल पे होता है और वो कहां जाता है, इलेक्ट्रोफाइल पे। और ये न्यूट्रल बन गया। न्यूट्रल स्पीशीज वेरी स्टेबल। दुनिया में कोई भी चीज क्या चाहती है, स्टेबिलिटी गेन करना। तो जल्दी से कंबाइन होगा, बहुत जल्दी, बहुत तेज होगा ये। बिल्कुल नहीं चाहेगा एक समय जरा भी वेस्ट हो, और तुरंत स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। नाउ जब हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यहां मार्कोनिकॉफ्स रूल एप्लीकेबल है, या इस वाले एग्जांपल में मार्कोनिकॉफ्स रूल एप्लीकेबल है। ध्यान से देखो, प्रोपीन पे हमने ऐड किया है HCl, 2 क्लोरोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट। मैंने 1 क्लोरोप्रोपेन नहीं बनाया है, वो माइनर प्रोडक्ट हो, या बना देते हैं, ठीक है। तो लेट्स राइट माइनर प्रोडक्ट आल्सो, CH3 CH2 CH2 Cl। दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। यहां मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा। अब ये एक कंपाउंड है, तो यू कैन से 1 2 3 मिथाइल ब्यूटीन, या यहां मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा। कहां? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी पूछा है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है इसको। जहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा वहीं मार्कोनिकॉफ्स रूल एप्लीकेबल होता है। वेयर नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, मतलब अगर आपके पास दो एग्जांपल हैं, एक है प्रोपीन और एक है 3 मिथाइल ब्यूटीन, और आपसे पूछा जाए दोनों में से मार्कोनिकॉफ्स रूल कहां लगेगा, तो फर्स्ट पे। जहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है वहां मार्कोनिकॉफ्स रूल डिफाइंड नहीं है। Markovnikov's rule is defined for unsymmetrical alkene having no rearrangement. And yes, alkene should be unsymmetrical, क्योंकि सिमेट्रिकल होगा तो किसी तरफ भी लग जाए कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, सेम। एक सिमेट्रिकल एल्कीन का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HBr, ठीक है। ट्राई टू राइट प्रोडक्ट्स, बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। और थोड़ा सा आप इसमें सोचिए, आई सजेस्ट यू टू थिंक ओवर इट, इतना तो आप खुद से सोच लो। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, और इफ नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, वो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल तो मार्कोनिकॉफ्स, और अगर रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंज प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। अब मैं आपसे एक और बात बोलूंगा कि मैं एक और क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, आप स्क्रीन रोकोगे और उसके बाद उसे ट्राई करोगे, फिर देखोगे आंसर क्या है। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, स्क्रीन रोक दो और प्रोडक्ट लिखो। प्रोडक्ट लिखने के बाद फिर स्क्रीन चलाना, ठीक है। तो आई होप आपने प्रोडक्ट लिख लिया होगा, बिकॉज सोचते रहना भी जरूरी है। सिर्फ मेरी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते जाओगे तो फायदा नहीं होगा, क्लास के साथ सोचो तो मैक्सिमम गेन होगा। तो यहां पर ये HBr हमने जैसे ही ऐड किया, तो धीरे धीरे अगर आप शुरू से मेरी बात को सुनते आ रहे हैं, तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे कौन अटैक करेगा, H+ या Br-, बताइए कौन अटैक करेगा। तो यू कैन से इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल यानी H+, और दिस इज स्लो स्टेप। ये जो अटैक होगा ये स्लो होगा। क्यों स्लो होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल से क्या बनने वाला है, चार्ज्ड। तो दिस स्टेप इज स्लो। और स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सो अब अगेन जब आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे
तो एक बार हो सकता है इसे तोड़ेंगे तो इधर प्लस बना सकते हैं और इधर माइनस, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। फिर आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि जब आप ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो इधर प्लस और इधर माइनस, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है? बिल्कुल सही, सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है? सेकेंडरी। सो अब आपने ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना दिया। इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट में फर्क ही यही होता है, प्रोडक्ट होता है स्टेबल एंड फाइनल। उससे पहले जितने अनस्टेबल प्रोडक्ट होते हैं दे आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं उसको? इंटरमीडिएट कहते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, आप मुझे सोच के बताओ रीअरेंजमेंट होगा? तो रीअरेंजमेंट की नेसेसरी कंडीशन है इट शुड बी ऑलवेज 1 2, इधर से भी 2 इधर से भी 2, या तो ये इधर होगा या इधर होगा। इट कैन नेवर बी 1 3, ये कभी भी 1 3 नहीं होगा। तो अब आप सोचिए अगर इसका हाइड्रोजन यहां पहुंच जाए तो क्या ये स्टेबल होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिपेंड्स ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन। नहीं याद है तो अभी याद कर लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिपेंड्स ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन। किस पे डिपेंड करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन पे। एंड हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स हैं, ये किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पे। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? जो अल्फा कार्बन से कनेक्टेड होते हैं। व्हाट इज अल्फा कार्बन? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। नाउ अब मान लेते हैं कि ये रीअरेंजमेंट हो गया, एज्यूम कर लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे कि होगा या नहीं होगा। तो अब जब ये रीअरेंजमेंट हुआ तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिख देता हूं, लाइक दिस। ये जब H गया, कौन सा क्या जाता है? H प्लस या माइनस? H माइनस। और धीरे धीरे आपको ये क्लैरिटी भी आ जाएगी कि माइनस ही जाएगा, क्योंकि इधर क्या है? प्लस। ऑल रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। हमेशा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, वाइस वर्सा है। अब ये इधर मूव कर गया, सो क्या मिला? CH3 CH CH3 CH CH2 CH3, और इधर CH पे क्या आ गया? प्लस। क्या आ गया इधर? प्लस। नाउ अब इसमें देखते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन है। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इधर भी अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 3। इधर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इधर अल्फा हाइड्रोजन 5 है, विच इज मोर स्टेबल? ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल। तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो क्या ये इधर से इधर जाएगा? नहीं। क्या रीअरेंजमेंट होगा? नहीं। अब रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। अब रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो क्या इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? क्या इस क्वेश्चन में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? यस, क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। एंड व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर क्या है? तो हमारा आंसर है CH3 CH CH3 CH2 CH, ऊपर लगेगा Br और ये आ गया CH3, राइट? तो मार्क प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। तो ध्यान रखना है ये हमें कि ये होगा। तो ये मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला स्टेप रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल,
और कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट, एंड मेजर प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। दो बातें हमें याद रखनी है। एंड अगर कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा तो प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल ऑफ एडिशन। अब आप देखिए, अगर यहां तक आपको समझ आ गया है, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर यहां तक समझ आ गया है आपके लिए सब आसान है, सब। बस आपको ये समझना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो समझ आ गया है, ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल। फिर उसके बाद अब आपको बस ये देखना है कि रिएक्शन में रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और हमको ये भी समझ आ गया कि किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं, लेकिन अटैक विद रिस्पेक्ट टू रिएजेंट होता है। ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर इतना दिमाग में क्रिएट हो गया है तो अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। HCl लिखा है तो पहले कौन अटैक करेगा, H+, बाद में कौन अटैक करेगा, Cl-। HBr लिखा है तो पहले कौन अटैक करेगा, H+, बाद में कौन अटैक करेगा, Br-। ऐसे ही अगर NOCl लिखा है तो पहले कौन अटैक करेगा, प्लस स्पीशी यानी NO+, बाद में कौन अटैक करेगा, Cl-। सेम वे HOCl लिखा है तो पहले कौन अटैक करेगा, जो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कौन है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो डेल्टा लिख देते हैं, OH नेगेटिव Cl पॉजिटिव, तो पहले कौन अटैक करेगा, Cl पॉजिटिव। HOBr लिखा है तो पहले कौन अटैक करेगा, OH-, बाद में कौन अटैक करेगा, Br+। सेम वे ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शन है। अब लेकिन अगर कहीं पे ब्रोमीन लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो पहले कौन अटैक करेगा। अब भाई दोनों ही ब्रोमीन है तो कोई भी कर सकता है। तो सर अब कैसे डिसाइड होगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, अब प्रोसेस आएगा इंडक्शन का। इस न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीशी की प्रेजेंस में इसके इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ ज्यादा हो जाएंगे और किसी एक तरफ कम हो जाएंगे। तो पहले कौन अटैक करेगा, कोई एक ब्रोमीन जो इलेक्ट्रोफिलिक हो चुका होगा, इलेक्ट्रोफाइल बन चुका होगा। फिर बाद में कौन अटैक करेगा, वही एक ब्रोमीन जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, न्यूक्लियोफाइल बन चुका होगा, राइट। तो यहां पे क्रिएट होती है एक और बात, क्या, इधर के सभी ऊपर के मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन। व्हाट इज कार्बोकेटायन, कार्बन हैविंग +1 चार्ज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जिसे क्या कहा जाता है, क्लासिकल कार्बोकेटायन। क्या कहा जाता है, क्लासिकल कार्बोकेटायन। और अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहां पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है कार्बन पे Δ+, और इसको कहा जाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। क्या कहा जाता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कहा जाता है, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बोकेटायन एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, क्या फर्क है। पहला फर्क तो चार्ज का है, इधर कंप्लीट +1 होता है, इधर पार्शियल होता है। दूसरा फर्क, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट अकर इन क्लासिकल कार्बोकेटायन, और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। दिस इज द डिफरेंस। मतलब अगर इस पे ऐड करेंगे सब, कार्बोकेटायन बन के रीअरेंज होगा, लेकिन इस पे अगर ब्रोमीन CCl4 ऐड किया तो मैं यहां पे ही इसका प्रोडक्ट बना देता हूं, यू विल गेट, इस वाली रिएक्शन का एरो बना रहा हूं, ब्रोमीन CCl4 का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CCH3 CH3, और दोनों तरफ कनेक्ट हो जाएगा Br।
एंटी एडिशन होता है, इसमें क्या होता है, एंटी एडिशन, राइट। तो जनरली यही सेम रिएक्शंस एल्काइन किसमें रिपीट होती है, एल्काइन में। तो दिस विल बी गोइंग टू योर होमवर्क कि अगर हम CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH में यही सारे रिएजेंट ऐड कर दें, राइट, मतलब यही मैं HBr ऐड कर दूं, यही HCl ऐड कर दूं, और एक्सेस में मतलब 2-3 मोल्स जितनी भी रिएक्शन हो सकती है, इधर ही मैंने ऐड कर दिया HOBr, इधर ही ऐड कर दिया HOCl, फिर सेम वे मैंने यहाँ पे ऐड किया, अगर हम बात करें तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। हिंट देता हूं, ऑलवेज मार्कोनिकॉफ्स रूल यहां भी फॉलो होगा, जहां पहला इलेक्ट्रोफाइल जाएगा वहीं दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो मेरी दो बात याद रखना, सेम रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के सारे स्टेप्स फॉलो होंगे, एंड ऑलवेज सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल फॉलो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल। और मैं चाहता हूं आप इसे सोचो, और सोच के जो जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं उसे कमेंट जरूर करो। इट शोज कि आप सोच रहे हो। देखो बाद में तो सोच लोगे, अभी ऑन द स्पॉट सोच के जो भी दिमाग में आ रहा है उसको कमेंट कर दो। तो इससे भी मुझे भी एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि कितना क्लियरली या सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको समझा पाया। मैंने कोशिश की है कि कोई भी जार्गन्स यूज ना करूं, कोई भी मुश्किल भाषा का प्रयोग ना करूं, हर चीज एकदम सिंप्लिसिटी वे में एक एक डिटेल में बताऊं। तो वही हमने ट्राई किया है। तो जो भी क्वेश्चंस थे उसको कमेंट कर दीजिए तुरंत, जो भी समझ आ रहा है से गेस वर्क मिल जाएगा। डोंट थिंक कि लोग क्या सोचेंगे, ये नहीं आता वो नहीं आता है। आपको अपनी लर्निंग से मतलब है, लोगों को सोचने दो। और इम्पैक्ट भी क्या पड़ता है, इसके लिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जैसे वो प्लूटो वाला एग्जांपल है ना, प्लूटो को कोई ग्रह बोले या ना बोले, प्लूटो अपना चक्कर काट रहा है, बी लाइक अ प्लूटो। तो बस आपको अपना सीखना है और आंसर्स देने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर एवरीवन थिंक। कोई क्या सोच रहा है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ना हम उस पर ध्यान देंगे। तो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक ओवरव्यू दिया है मैकेनिज्म का, और एक आइडिया डेवलप करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो वी एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू।